तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। यहाँ पर मैं आज बता दूं कि आज से मैं यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए। आज मेरा पहला वीडियो, तो मैं इसके बारे में हल्का चर्चा कर लेता हूँ। इस सीरीज में मैं जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर से ही क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। क्योंकि मैं आपको बता भी देना चाहता हूँ कि जो मैं प्रीवियस पेपर से जो क्वेश्चन कलेक्ट करूंगा वो आपके प्रीवियस पेपर होंगे। आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था 2018 में, उससे मैं क्वेश्चन आपका कलेक्ट करूंगा। एक आपका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ था उससे मैं क्वेश्चन को कलेक्ट करूंगा। एक आपका आरआरबी जेई का जो पेपर 2019 में हुआ था उससे भी मैं क्वेश्चन कलेक्ट करने वाला हूं। और साथ ही साथ जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर चल रहा है, ठीक है, उसके जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपके बने हैं उसको भी मैं आपके बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन के कलेक्शन को मैं इस सीरीज में लेके आने वाला हूं। देखो यहां पर मैं बता दूं, यहां पर क्वेश्चन की एकदम भी कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट के लिए, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन आपके एक से एक पड़े हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं, देखो ये सीरीज अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीके से मुझे रिस्पांस देते हो, ठीक है। ये सीरीज अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा तो ये सीरीज आपकी एग्जाम स्टार्ट होने तक आपका कंटिन्यू रहेगा। और चूंकि मैं आपको बता दूं, आप लोग मेरा बात मानिए या ना मानिए, अभी जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का पेपर हो रहा है ना, अब तक तो आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि एनटीपीसी पेपर में जो मैथ के अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो 90 से लेकर 95% तक के क्वेश्चन जो है वो सारा प्रीवियस पेपर का ही क्वेश्चन है। चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया हो, चाहे वो आपका एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया हो, चाहे फिर आपका आरआरबी जेई का से क्वेश्चन आपका पूछा गया हो। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि जितने भी लोग अगर आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए ट्रूली डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को मैं फिर से बता रहा हूं, आप लोग प्रीवियस पेपर क्वेश्चन पर फोकस अच्छा से कीजिए। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो। सारा कुछ आपके प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये बात मेरा आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए यहां पर मैं इस सीरीज को यहां पर कंटिन्यू करता हूं बिना किसी टाइम वेस्ट के। और एक चीज मैं और यहां पर साथ ही में आज ही बता देता हूं कि देखो ये जो सीरीज मैं आपको करा रहा हूं ना, ये सीरीज में मेरा कोई कोई फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं होंगे। मैं चाहूं जितना भी हो, मैं मुझे जितना क्वेश्चन मिलेगा मैं उतना उसके हिसाब से मैं आपको कराता जाऊंगा। मगर इस बात का मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आपके एग्जाम स्टार्ट होने तक मैं आपको काफी सारे क्वेश्चन आपको करा चुका रहूंगा, ठीक है। और जो लोग बोलते हैं जैसे कि मैं डेली बेसिस पे वीडियोस क्यों नहीं बनाता हूं, तो देखो इसका एक रीजन तो आप लोग भी समझदार हो कि आपके रिस्पांस पर ही सारा कुछ डिपेंड करता है। और वैसे भी मैंने आपको बहुत पहले ही बता रखा था कि देखो मैं क्वांटिटी के चक्कर में, ठीक है, क्वांटिटी के चक्कर में मैं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये बात आप लोग समझ गए तो ठीक है, वरना अगर आप क्वांटिटी मेरे से मांगोगे तो मुझे क्वालिटी घटाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो फिलहाल क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। वहां पर मैं आपको इस क्लास का जो भी पीडीएफ होगा मैं आपको वहां पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। 8 से विभाजित होने वाली किसी संख्या के अंतिम कितने अंकों को 8 से विभाज्य होना चाहिए। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी से आज मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए सब आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला है, 8 से विभाजित होने वाली किसी संख्या के अंतिम कितने अंकों को 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो ये आपको मैं बता दूं, नंबर सिस्टम में आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि देखो कोई भी नंबर अगर 8 से डिविजिबल हो रहा है, ये आप कैसे चेक कर सकते हो कि वो नंबर के 8 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस नंबर का लास्ट 3 डिजिट को हम लोग चेक करते हैं क्या वो 8 से डिवाइड हो रहा है। अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब वो नंबर पूरा आपका 8 से डिविजिबल होगा। तो यही आपका 8 का डिविजिबिलिटी रूल भी कहता है कि किसी भी नंबर को अगर आपको चेक करना है कि वो नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो लास्ट के 3 डिजिट को आप चेक कर लो। अगर 8 से डिवाइड होगा तो वो पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल होगा। जैसे आपका कोई भी नंबर हो सकता है 7 4 3 2 9 4 4 4 8, तो ये नंबर का हम लोग लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे। अगर ये नंबर अगर 8 से डिवाइड है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 से विभाजित होने वाली किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों को 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अगर 4 का डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो क्या हम लोग देखते हैं, लास्ट का 2 डिजिट को देखते हैं, वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। बोला 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर भुजाओं वाले त्रिभुजाकार जमीन के टुकड़े को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर के दर
से समतल करने के कितनी लागत होगी बताओ। यानी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई त्रिभुजाकार जमीन है जिसका आपको भुजा दे रखा है, क्या बोला है कि 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर के दर से समतल करने की कितनी लागत होगी। यानी आपको बोल रहा है उसका जो जमीन है ना उसको समतल करने के लिए, नहीं यानी प्लेन करने के लिए, और जो कि बोला है कि 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर के दर से समतल करने का टोटल कितना कॉस्ट लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। बताओ। अब इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना, जो त्रिभुजकार आपको दे रखा है, यानी जो तीन भुजा दे रखा है, एक 72 दे रखा है, एक 30 दे रखा है, एक 78 दे रखा है, यहां पर आप हीरो फॉर्मूला लगा के बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पहले तो एरिया निकालना पड़ेगा कि उस त्रिभुजकार जमीन का एरिया है कितना, तभी तो आप बता पाओगे कि 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर से टोटल कितना कॉस्ट लग रहा है। तो पहले एरिया निकालने से पहले आप थोड़ा सा ध्यान से देख लो कि ये जो भुजा है ना, वो मैं ध्यान से अगर देख रहा हूं ना तो ये आपका एक ट्रिपलेट बन रहा है, यानी ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। और जब समकोण त्रिभुज है तो डायरेक्ट आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप लगा सकते हो, हीरो फॉर्मूला से आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो, उससे जल्दी। बात समझ रहे हो? तो ये चीज अब मैं हटाता हूं। अब आप यहां पर ध्यान से देखो, इतना बड़ा नंबर जरूर है ये, देखो 72, 30 और 78। अगर मैं 6 से भाग दे दूं तो ये क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। 6 से भाग दे दूं तो ये 5 बन जाएगा, और 6 से भाग दे दूं तो ये 13 बन जाएगा। अब आप लोगों को पता होगा 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है, और वो भी एकदम इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट और पॉपुलर ट्रिपलेट बनता है 5, 12, 13 का। अब आपको समझ आया? तो इसका मतलब आप समझ चुके हो, यानी ये ट्रिपलेट है, यानी आपका पाइथागोरस थ्योरम आप डायरेक्ट लगा सकते हो, मतलब पाइथागोरस थ्योरम से ट्रिपलेट बन रहा। तो अब आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हो। तो बेस मेरा कितना हो जाएगा, तो देखो ये 78 क्या होगा, कर्ण होगा, यानी हाइपोटेनस का तो कोई जरूरत होता नहीं है, यानी हाफ इंटू 72 इंटू 30। सॉल्व कर लो, एरिया कितना निकल के आ जाएगा, तो 72 गुना 15, यानी 15 दो 30 और 15 दो 30 और 7 बचे 105 और 108, यानी 1080 मीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया निकल के आ गया। बोलो क्लियर है? अब आपसे क्या बोला था, 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर के दर से समतल करने का कॉस्ट कितना लगेगा। मतलब आपसे बोला है, पहले बोला था 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर का दर से लग रहा रुपया, तो मैं इसको हटाता हूं, तो एरिया निकल के आ गया 1080 मीटर स्क्वायर। तो 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर है, तो 20 पैसे है तो मैं इसको गुना कर देता हूं 20 पैसे को, तो 20 पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 100 से इसको भाग दे देंगे। सॉल्व करोगे 5, 5 से काट दो, कितने बार में कट जाएगा, तो 2 और ये 16, यानी 216 रुपए लगेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहां पर क्या बोला है, 5 अंक की संख्या कुल कितनी है, समझ गए? यानी व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर, यानी 5 अंकों की टोटल कितनी नंबर होती है, ये आपको बताना है। अब इस क्वेश्चन को अब बनाने से पहले अब मैं आपसे पूछता हूं कि अभी आप मुझे बताओ, जैसे कि अभी एनटीपीसी में काफी क्वेश्चन पूछे गए थे कि 6 अंकों का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, 6 अंकों का सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 6 अंकों का सबसे बड़ा नंबर छोटा नंबर के बीच में डिफरेंस क्या होगा, सब इसी टाइप के ही क्वेश्चन है। यहां पर क्या बोला है, 5 अंक की संख्याएं कुल कितनी है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 5 अंकों का सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, तो आप बोलोगे 100000 होगा। अगर मैं बोलूं 5 अंकों का सबसे बड़ा नंबर, तो आप बोलोगे 9999। बोलो क्लियर है? तो आपसे क्या पूछा था, 5 अंक की संख्याएं कुल कितनी है, तो टोटल 5 डिजिट का नंबर कितना, ये आपसे पूछा है। तो मैं इसको इसमें से लेस कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 9999 और ये 8 हो जाएगा। चूंकि एक नंबर आपको और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये वो आपका ऑलरेडी लेस हो चुका है, तो एक और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल, यानी आपका ये 90,000 नंबर होगा 5 डिजिट का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बोलो क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। क्या बोला, गोलाकार अंगूठी का आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमशः 22 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है। अंगूठी का मोटाई कितनी होगी बताओ, यानी थिकनेस आपसे पूछा है। तो देखो ये क्या है आपका, एक आपका बोला गोलाकार, ठीक है, स्पेरिकल रिंग है। स्पेरिकल रिंग आप समझ रहे हो, आपने रिंग देखा होगा। वही बोला है कि उसका कि आंतरिक और बाहरी परिधि, यानी ये इंटरनल और एक्सटर्नल आपको सर्कमफ्रेंस दे रखा है। कितना कितना दे रखा है, एक आपको 22 दे रखा है और एक आपको 44 दे रखा है, ठीक है। ये आपको एक 22 दे रखा है, एक 44 दे रखा है। आपसे अंगूठी की मोटाई पूछ रही है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, आप आंतरिक परिधि जो है उसका पहले परिधि का फॉर्मूला क्या होता है सर्कमफ्रेंस का, तो आप बोलोगे 2 पाई आर होता है।
क्लियर है, 2πr होता है। तो यहां से आप रेडियस निकाल सकते हो, आंतरिक रेडियस। उसी तरीके से अगर बात करेंगे यहां पर जो बाहरी परिधि, तो उसका सर्कमफ्रेंस भी क्या होगा, 2πr ही होगा। तो यहां से आप कैपिटल आर निकाल सकते हो। तो बस r माइनस आर कर दोगे तो मेरे को थिकनेस नहीं पता चल जाएगा, क्योंकि यहां तक का जो लंबाई है, ये जो आंतरिक का जो त्रिज्या होगा ये स्मॉल आर होगा, और ये पूरा कितना होगा, कैपिटल आर होगा। तो थिकनेस क्या होगा, यही तो चौड़ाई होगा ना। तो आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यही तो मेरे को क्या दे देगा, चौड़ाई दे देगा। तो यही चीज आपको सॉल्व करना है। तो मैं इसको हटाता हूं, यानी अब आप क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज कर लो। तो क्या हो जाएगा, 2πr माइनस 2π स्मॉल आर। बोलो क्लियर है। तो यहां से 2π तो आप कॉमन ले लोगे और r माइनस आर यहां ले लोगे। तो ये चीज मेरा कितना आ जाएगा, 44 में से 22 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब देखो पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर 22 से 22 कैंसिल हो गया, 22 से 22 कैंसिल हो गया। अब यहां पर ये 7 वहां चला गया और नीचे 2 यहां आ गया, क्योंकि ये 2 आपका बचा हुआ था। तो ये कितना आ गया, 3.5 आ गया कि नहीं, यानी 3.5 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। बोलो क्लियर है। चलो, एरिया अगर निकालने बोले, जैसे कि आपको कोई दे देता है, अगर एरिया निकालने बोले अंदर का, ठीक है, अंदर का, तो फिर वैसे ही करेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो अंदर का एरिया निकल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन इसको देखो, बोला है 2250 के कितने गुणनखंडों का वर्गमूल प्राकृतिक संख्याएं होगी, बता दो जल्दी से। 2250 यानी टोटल बोला है क्या, 2250 के कितने ऐसे गुणनखंड, यानी ऐसे कितने इसके फैक्टर होंगे जिसका एक स्क्वायर रूट आपका एक नेचुरल नंबर होगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। यानी आप, अगर मैं ऐसे आपसे अगर घुमा फिरा के अगर ये जो पूछ रहा है ना, सिंपली आपसे यही पूछना चाह रहा है कि 2250 के ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो कि आपका एक परफेक्ट स्क्वायर होंगे। यही आपसे पूछ रहा क्वेश्चन में, घुमा के बोल दिया है कि इसके कितने ऐसे गुणनखंड होंगे जिसका वर्गमूल यानी जिसका स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो कि आपका एक परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है, तो बता दो। मैंने आपको बताया था परफेक्ट स्क्वायर निकालना या फिर परफेक्ट क्यूब निकालना नंबर सिस्टम में। तो अब आपको यहां पर क्या करना है, सबसे पहले आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग सबसे पहले इसका। तो 2250, तो मुझे दिख गया कि ये 15 गुना 15 है और यहां पर 10 है। ठीक है, ये सब चीज दिमाग में होना चाहिए। यहां क्या हो जाएगा, 3 गुना 5, तो यानी ये आपका 3 गुना 5 मतलब ये 3 का स्क्वायर हो गया और ये 5 का स्क्वायर हो गया, और ये आपका 2 गुना 5 हो गया। यानी मैं इसको 5 को अब इसको थोड़ा अरेंज कर लूं तो ये 3 का स्क्वायर हो गया और ये 5 का क्यूब हो गया। ये हो गया मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपको पता है अगर आपको स्क्वायर निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके पावर को 2 से भाग करते हैं। तो 2 के पावर में कुछ नहीं है तो मतलब कुछ नहीं होगा। 3 के पावर में क्या है, 2 है, तो 2 को 2 से भाग देंगे तो नंबर क्या आ गया, 1 आ गया। और हम लोगों को केवल होल नंबर पे ध्यान देना होता है। उसी तरीके से 5 का पावर में क्या है, 3 है, तो 3 को भी 2 से भाग देंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा है। तो कोई भी 2 नंबर मिलेगा तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना, तो इसलिए हम लोग 2 से भाग देते हैं। तो 3 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1.5 आएगा। मगर हम लोग, मैंने क्या बताया था आपको, होल नंबर लेना है, यानी हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, केवल 1 ही लेंगे। यानी ये 1 आ गया और यहाँ भी 1 आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, +1 करके मल्टीप्लाई, यानी 1 में 1 ऐड कर देंगे, इंटू यहाँ पर भी 1 में 1 ऐड कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 4। इस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, इसको भी जल्दी से ट्राई कर लो। तो इसको भी आप जैसा चाहो जल्दी से ट्राई कर सकते हो। बोर्ड मास का बस ध्यान रखना है, और बोर्ड मास के लिए भी मैंने बहुत अच्छे तरीके बताया। देखो कितना भी बड़ा क्यों ना लेंदी कैलकुलेशन बन जाए, आप केवल उसको ब्रेक करना सीखना अच्छे से। जैसे कि अगर मैं इसी क्वेश्चन को अगर मैं देख रहा हूं तो 2 ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर में अगर मैं देख रहा हूं तो ये अलग पार्ट हो गया, ये आपका एक अलग पार्ट हो गया, ये साथ में अलग पार्ट हो गया, और ये तो आपका अलग ही है मान लो, और ये आपका डिवाइड बाहर में है। ठीक है, तो अलग अलग 4 पार्ट हो गए। अब चारों पार्ट को आप सेपरेट सेपरेट सॉल्व कर सकते हैं। ये 45 को हम 45 ही रखेंगे, या फिर आप 45 में 11 जोड़ सकते हो। ठीक है, 45 में आप 11 जोड़ सकते हो, तो मैं पहले ही जोड़ लेता हूं। तो 5 और 1 6 और 4 और 1 5, ये 56 हो गया माइनस में, प्लस गुना कर लेते हैं। तो क्योंकि मैंने ब्रेक कर लिया, अब आप जिसको जिसको सॉल्व करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 7 तिया 21 और 7 2 14 और 61, 161 आ गया। अब माइनस 13 को भाग दे दो, तो 13 को भाग देंगे तो 13 एकम 13, और यहां पर कितना हो जाएगा 11, यानी 17 यानी 19। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये 19 इसमें जुड़ेगा तो 9 6 15, 5 6
5 6 7 यानी 75 हो गया। 75 को अगर आप मैं लेस कर दूं इसमें से तो क्या हो जाएगा, 11 से 5 जाएगा 6, 15 से 7 जाएगा 8 यानी 86। अब 86 को अब 2 से भाग दे दो क्योंकि ये 2 बच गया है, तो 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 43। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। देखो मैंने जितने भी स्टेप लिखा है ना वो जरूरी नहीं कि आप इसको स्टेप लिखो, वो मैंने बताया कि कैसे कैसे हो रहा है, वो चीज माइंड में भी हो सकता था आपका, समझ गए। चलो एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। क्या बोला है, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः 12 मीटर और 17 मीटर है। यदि विकर्णों में से एक की लंबाई 25 मीटर है तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। यानी क्या बोला है कि कोई एक पैरेललोग्राम है, ये आपका कोई एक पैरेललोग्राम है जिसका आपको भुजा दे रखा है 12 और 17, तो ये 12 हो गया और ये 17 हो गया। सबसे पहले तो आपको पता होगा पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी की बात करें तो ये दोनों साइड बराबर होता है आपस में और ये दोनों साइड आपस में बराबर होता है, ये बेसिक प्रॉपर्टी है जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे। अब आगे बात करते हैं, क्या बोला है फिर आगे, यदि विकर्ण में से एक की लंबाई 25 मीटर है, यानी इसका एक डायगोनल आपको दे रखा है 25 मीटर का, यानी ये एक मान लो ये आपका एक डायगोनल है जिसका लंबाई दे रखा है 25 मीटर का, तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। यानी आपसे एरिया पूछा है, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछता हूं कि समांतर चतुर्भुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे बेस इंटू हाइट होता है, तो ये भी फॉर्मूला होता है, मगर मेरे पास इसका हाइट नहीं है ना, मेरे पास इसका ऊंचाई तो है ही नहीं जो मैं आपका बेस से गुना कर दूं। बात को समझ रहे हो, मेरे पास इसका हाइट ही नहीं है, तो यानी मतलब इस तरीके से मैं एरिया नहीं निकाल पाऊंगा। अब यहां पर ध्यान से देखो, अगर आप मेरे वीडियो फॉलोज करते हो तो अभी रिसेंट में आपके एनटीपीसी एग्जाम में पैरेललोग्राम का एरिया निकालने बोला गया था। हालांकि उस क्वेश्चन में आपको यहां पर एक एंगल दे दिया गया था, एंगल दे दिया गया था, एक एंगल दे दिया गया था, आपको डायगोनल ना देके एक एंगल दे दिया गया था, और हम लोग वहां पर कोसाइन रूल से हम लोग एरिया निकाले थे, याद होगा अगर आपको याद हो तो, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी घुमा के आपको पूछ सकता है। फिलहाल यहां पर आपको एंगल ना देके आपको एक विकर्ण दे दिया है। अब मैं यहां पर बताऊं आपको कि देखो पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी होता है जो आप लोग जानते होंगे कि कोई भी पैरेललोग्राम को, ठीक है ये आपका मान लो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का दो डायगोनल होता है, दोनों डायगोनल आपस में अलग अलग होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो दोनों डायगोनल आपस में अगर बाइसेक्ट करता है तो इक्वली बाइसेक्ट करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये भी चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका दो डायगोनल है, किसी भी डायगोनल से जब आप इसको बाइसेक्ट करोगे यानी आपका उसको काटोगे तो दो इक्वल ट्रायंगल में ये आपका पैरेललोग्राम बढ़ जाता है। बात समझ गए, यानी ये आधा ये आधा, या आधा आधा इक्वल में आपका ये ट्रायंगल बढ़ जाता है। अगर आप यहां से अगर डालोगे ये आप विकर्ण तो ये आधा फिर ये आधा, बात समझ रहे। तो बस अब आप समझ चुके हो, तो बस यहां पर भी आप देख लो, यानी अब मेरे पास क्या था, क्योंकि हमको एक एक का एरिया निकालेंगे और फिर दूसरा से हम लोग डबल कर देंगे। अब आप देखो ना, ये मान लो 17 है आपका, ये आपका 12 है, और एक विकर्ण तो दे रखा था 25, तो अब आप यहां से नहीं निकाल लोगे एरिया। अब एरिया निकालने के लिए अब कैसे निकालेंगे एरिया, अब यहां पर देखो ध्यान से 12 है 17 है 25 है, ये कोई ट्रिपलेट नहीं है। अब ये ट्रिपलेट नहीं है तो मतलब कोई एक नॉर्मल ट्रायंगल होगा, ठीक है, तो नॉर्मल ट्रायंगल होगा तब हम लोग को यहाँ पर हीरो फॉर्मूला लगाने का जरूरत है। अब हीरो फॉर्मूला से आप इसका एरिया निकाल लो, फिर इसको हाफ डबल कर दो, बात खत्म। समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर अब मैं डायरेक्ट से यहाँ पर हीरो फॉर्मूला लगाता हूँ, तो मैं इसको हटाता हूँ, ये उम्मीद करता है सब चीज आपको समझ आ गया होगा। तो हीरो फॉर्मूला लगा रहा हूँ डायरेक्ट से, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 17 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2, यही मेरा ऐसा आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7 2 9 14, 2 3 4 5, यानी 2 से काटेंगे ये 27 हो गया, ठीक है। तो हीरो फॉर्मूला क्या होता है 27 इंटू 27 में से 12 जाएगा तो 15, 27 में से 17 जाएगा तो 10, 27 में से 25 जाएगा तो 2। अब इसको रूट से बाहर निकाल दो। अब देखो रूट से निकालने का भी बाहर तरीका होता है, जरूरी नहीं है कि आप पूरा गुना करके ही निकालो, क्योंकि आपको पता है पेयर पेयर करके नंबर को भी हम लोग बाहर निकाल सकते हैं आसानी से, बात समझ रहे हो। तो मैं इसको हटाता हूं, अब मैं पेयर कर करके निकालूंगा। तो आपको दिख रहा है 9 गुना 3, ठीक है, ये 9 गुना 3 ऐसे ही दिख रहा है मुझे। तो 9 पहली मैं बाहर निकाल दे रहा हूं, तो 9 अगर बाहर देखो, ये 9 को मैं 9 बना ले रहा हूं, 3 आपका कैरी है, तो 15 3 45, और 45 और 2 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 90 को मैं 9 गुना फिर 10 लिख सकता हूं, और साथ में आपका 10 पहले से था। अब समझ आया, यानी ये 9 आपका बाहर निकल जाएगा क्योंकि 2 ठो 9 हो गया और 1 ठो 10 आपका बाहर निकल जाएगा, यानी ये बाहर निकल गया 90, यानी आधा का एरिया 90 मीटर स्क्वायर, तो डबल कर देंगे तो पूरा का निकल जाएगा 180 मीटर स्क्वायर, करेक्ट आंसर। चलो एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो।
एक कोण का संपूरक उसके पूरक के 3 गुना से 15 डिग्री अधिक है, तो कोण का मान क्या होगा बता दो। यानी क्या बोला है, एक कोण का संपूरक उसके पूरक के 3 गुना से 15 डिग्री अधिक है, तो कोण का मान ज्ञात करें। तो चलो मैं मान लेता हूं कि कोई मेरा कोण है x डिग्री, ठीक है, x डिग्री मेरा कोई कोण है। अब आपको पता होना चाहिए पूरक मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, और संपूरक मतलब होता है सप्लीमेंट। अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर ये पूरक है, ठीक है, ये पूरक लिख लेता हूं, ये पूरक हो गया और ये हो गया संपूरक। अब आपको मैं पूछता हूं कि अगर ये x डिग्री है तो इसका पूरक कोण कितना होगा, तो आप बोलोगे कि 90 माइनस x डिग्री होगा, क्योंकि दो एंगल का सम क्या कहलाता है, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो वो पूरक कोण है आपस में। उसी तरीके से अगर कोई दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो आपस में वो क्या है, सप्लीमेंट एंगल है, यानी संपूरक कोण है आपस में। तो ये अगर x है तो इसका पूरक कोण क्या होगा, 90 डिग्री, 90 माइनस x डिग्री होगा। उसी तरीके से संपूरक क्या होगा, 180 डिग्री माइनस x होगा, 180 माइनस x डिग्री। अब आपसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोला गया था बस वैसा करो। क्या बोला था, एक कोण का संपूरक, यानी संपूरक उसके पूरक के 3 गुना से 15 डिग्री अधिक है, तो ये हो गया संपूरक, यानी 180 माइनस x डिग्री। ये संपूरक, ये क्या है, 3 गुना है, किसका, पूरक का 3 गुना है, तो पूरक का 3 गुना है तो इक्वली कर लेंगे। तो हम भी क्या करेंगे, पूरक में 3 गुना कर देंगे जिससे मेरा ये बैलेंस हो जाए, और चूंकि पूरक का 3 गुना से 15 ज्यादा है तो 15 हम इसमें और ऐड कर देंगे, बात खत्म। यानी उसके 3 गुना में ही 15 का डिफरेंस था, बात समझे। अब सॉल्व करो, एक्स का वैल्यू निकालो। देखो ये आपके समझ के ऊपर होता है कि आप कैसे समझते हो, जैसा समझो वैसा बनाओ। तो यहां पर आप सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 90 3 270 हो गया, 270 वहां चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ये 90 बच जाएगा, 90 और 15 जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा। चूंकि -3x है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, और ये x डिग्री यहां पर ऑलरेडी आपका माइनस में है तो क्या हो जाएगा 2x डिग्री हो जाएगा। तो 2 से काट देंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 52.5 डिग्री। यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। एक क्वेश्चन इसको देखो, ये क्वेश्चन देखो देखने में ही केवल लंबा है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे एनटीपीसी में एचसीएफ का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन एचसीएफ का है, यानी महत्तम संप्रवर्तक का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एनटीपीसी में भर भर के पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन, चलो आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला यहां पर, दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 245 किलोमीटर है, दो कार एक ही समय में ए और बी से चलना शुरू करती है और क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो वो कितने समय के मतलब कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेगी बता दो। तो ये आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अब यहां पर मुझे बताओ, कॉन्सेप्ट के अगर अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो आपको पता है कि अगर मान लो ये डिस्टेंस अगर ए और बी के बीच में कितना का डिस्टेंस है, 245 का डिस्टेंस है। ए और बी का स्पीड बता दिया गया, ए का स्पीड बता दिया है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा से निकल जा रहा है, और बी जो जा रहा है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है। तो वो कितने समय के बाद एक दूसरे से मिलेगा, ये आपका क्वेश्चन है। अब पहले तो मैं अगर बात करूं, आपको पता होना चाहिए, अगर जब दो गाड़ी विपरीत दिशा में चल रहा है यानी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड होता क्या है, तो आप बोलोगे भैया S1 प्लस S2 होता है। और जब वही दो गाड़ी या फिर कोई भी दो आदमी या फिर कोई भी दो स्पीड जब सेम डायरेक्शन में चलता है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, S1 माइनस S2 होता है। तो बस यहां पर देखो ये दोनों एक दूसरे की ओर आ रहा है, तो दोनों आपस में आ रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। तो यहां पर पूछा कितने समय बाद मिलेंगे, तो मैं इसको हटाता हूं। अब आपको यही चीज समझाना था जो आप समझ चुके हो। अब मेरे को बताओ, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। डिस्टेंस आपको तो पता है दोनों के बीच में 245 का है किलोमीटर का, स्पीड आपको पता है दोनों का स्पीड 40 का और 30 का, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 का हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर किलोमीटर है और ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा और 1 किलोमीटर में है, तो कोई यूनिट का भी ध्यान दे के चलिएगा, वरना ऐसे ही अक्सर कई सारे लोग गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको मेंशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि सारा कुछ किलोमीटर प्रति घंटा में ही डील हो रहा है। अब सॉल्व कर लो, तो यही इसका आंसर जाएगा। तो 5 से काटेंगे तो 14 25 70, 5 से काटेंगे तो 40 और ये 39 हो जाएगा, ठीक है, 40 और ये 39 हो गया। फिर 7 से काटेंगे तो 2 और ये 7, यानी ये क्या हो जाएगा 3.5 घंटा, 3.5 घंटा बोले तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। चलिए अब देखो, हाँ एक चीज मैं और बताता हूं,
अगर आपसे इसी क्वेश्चन में, अब देखो ये क्वेश्चन कराने का मतलब ये एक ही क्वेश्चन ऐसे डील नहीं हो रहा है। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि कितने दूरी पर मिले हैं वो लोग, किसी पर्टिकुलर एक जन का पूछ ले कि ए और बी का, अब बताओ कि ए अपना मतलब ए अगर यहां से निकला था, तो अगर पूछ ले कि ए कितने दूरी पर मिल रहा है, तो फिर वहां से भी आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, क्योंकि टाइम तो आपको पता चल गया कि 3.5 घंटा का लग रहा है। तो अब आप दोनों का भी डिस्टेंस निकाल सकते हो कि कौन कौन कितने डिस्टेंस पर आके मिला है। बात समझे? तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 10 से 20 के बीच की अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ बताओ, यानी महत्तम समवर्तक बताना है आपको, ठीक है। तो 10 से 20 के बीच में जितने भी अभाज्य संख्या यानी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उसके एचसीएफ बताना है। अब आप सभी लोग जानते हैं और हम भी जानते हैं कि एचसीएफ, अगर प्राइम नंबर के एचसीएफ की बात करें तो प्राइम नंबर तो आपको पता है खुद एक अभाज्य संख्या, एक ऐसा संख्या होता है जो या तो खुद से भाग होता है या तो फिर एक से भाग होता है, यानी वह या तो खुद से भाग होता है या तो फिर एक से भाग होता है। तो जितने भी प्राइम नंबर होंगे या तो वो खुद से भाग होगा या तो एक से भाग होगा। तो एचसीएफ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 ही हो सकता है। अब चाहे 10 से 20 के बीच में बात करें, चाहे 10 से 100 के बीच में बात करें, एचसीएफ क्या आएगा, 1 ही आएगा घुमा फिरा के। तो आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। तो चलिए, तो इसी के साथ मेरा ये आपका खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का पहला सेशन पसंद आया होगा। और यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरा कोशिश यही है कि मैं हर एक चीज आपको अच्छे तरीके से समझा के चलूं। हो सकता है कि आपको, आप जिस तरीके से बनाते होंगे वो तरीका मेरे से मैच ना करे, मगर आप ये मत सोचना है कि मैं आप ही की तरफ, मतलब मेरे तरह बनाओ। आप जैसे बना रहे हो वैसे ही बनाओ, मगर बस कोशिश करना जल्द से जल्द बनाने का, ठीक है। और सारा जल्द से जल्द आप तभी बना पाओगे जब ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागो, बेसिक से बनाओ। आपके पास समय सफिशिएंट होता है एग्जाम में, आप बेसिक से भी बनाओगे ना, आप बहुत जल्द बना लोगे, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर मैं फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरीके से आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।